बहुत बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं अभी बता नहीं सकती। नहीं, मैं स्टेटस भी नहीं डालती क्योंकि पता चलेगा घर में। कल से मतलब कह रही हूँ कि मुझे ज्वाइनिंग चाहिए, जो भी मुझे बुरा वाला बोले तो बोलने। हमारी आवाज आ रही है? जो लोग हमारे छोटे बहन बहनों में कुछ सुनना चाहते हैं हाथ उठाएं दोनों। तुम चुनाव लड़ो तो जीत जाओ और ऐसा विधायक एमपी हो हमारा तो सदन में जाके बोले हमारे लिए। तो बोलो, वीरांगनाएं आंसुओं से नहीं लड़ती, दम से लड़ती। बोलो। मैं अभी दम से आई हूँ, किसी से डर कर नहीं आई हूँ, लेकिन तब भी ऐसा होता है कि शादीशुदा औरत को बहुत गालियाँ सुननी पड़ती है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी ससुर जी बहुत वो है कि मुझे बहुत गालियाँ पड़ती है। मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं, मैं छिपा कर रखती हूँ। गाली देती तो मैं हेडफोन लगा के सो जाती थी। मुझे मतलब वर्दी चाहिए, मुझे ज्वाइनिंग जैसे भी चाहिए। मेरी मम्मी पापा को भी मुझे देखनी है, जो मुझे पैदा करके बड़े किए हैं। और मम्मी पापा को मैं बचपन से देखी हूँ कैसी गुजरा हुआ है। घर में बहुत सारा हम लोग, पापा का 4 भाई था, सब लोग पढ़ लिया और मेरे पापा को पढ़ने नहीं मिला। उसको गाय भैंस देखने के लिए उसको नहीं पढ़ाया गया। तो मैं इसीलिए पापा का दुख को समझ के मैं बहुत हार्ड वर्क करके पढ़ के यहाँ तक आई हूँ। मुझे वर्दी चाहिए, मेरी मम्मी पापा को देखभाल करनी है। अभी मेरी पापा टीवी का बीमार है, 3 महीना हुआ है। मैं छोड़कर आई हूँ मेरे हस्बैंड को रख के। मेरी भाभी है, मेरी भाभी भी अनपढ़ आई है, तो उसको भी पता नहीं दवाई कौन सा मेडिसिन टाइम पे देना है। मुझे जीत के जाना है इस बार। दोस्तों मेरे साथ जीत के जाएंगे, वर्दी लेके ही जाएंगे। तब तक सपने पूरी करना है। हम कैसे जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? वर्दी लेकर जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? वर्दी लेकर जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे। सभी साथियों को जय हिंद। जैसा कि हम आज जंतर मंतर पे इतनी संख्या में खड़े हैं और हमारी यूनिटी टूट चुकी थी, आशा खत्म हो गया था कि हम अपनी मांग कर सकते हैं। अगर हम हमारे हिम्मत आया है तो बीमारी भी आया है, हमारी सपोर्ट में बीमारी भी आई है। मैं यहाँ यशस्वी परिवारों का धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ साथ भीम आर्मी सपोर्टर एवं पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज हमारा जो उद्देश्य है सरकार से, आज लड़ाई आर या पार होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद अशोक शर्मा जी, जिस तरह से निरंतर आप पिछले 20 दिनों से यहाँ बने हुए हैं। जो नौजवान साथी 10 दिन से इस व्यवस्था में लगे हुए थे, हमारी बहनों को रुकवा रहे थे, उनका भी बहुत बहुत आभार। वो हमारी बदरपुर टीम का, कल पर्पल गंज में भी बहुत सारे साथी रुके, उस टीम का भी आभार।
तो पूरी प्रदेश कमेटी हमारी सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। खास तौर से जो साथी विधानसभा से बस ले गए, बहुत बहुत उनका आभार। जो हमारी कोर कमेटी है, हमारे विधानसभा के तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार। और ये संख्या आप बताती है कि माननीय चंद्रशेखर साहब के एक आदेश पे इकट्ठा होके हम सरकार बदल सकते हैं और इन लोगों को न्याय दिला सकते हैं। जिस तरह से साहब अभी भाषण देंगे, अपनी बात रखेंगे, देखते रहो साथियों। सामने जो देखो, सामने पलट के देखो, पीछे पलट के देखो, देखो सब लोग पीछे और बस आप देख लो। ये जो माहौल बदला है, ये जो माहौल बदला है, और आज हमें पूरी उम्मीद है हम कुछ न कुछ लेके जाएंगे। मैं तुम्हें सारे सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। माननीय चंद्रशेखर साहब अपनी बात रखेंगे। हेलो, बैठिए। जिन लोगों ने झंडे तिरंगे उठाए उनके अलावा बाकी लोग बैठिए। विजेंद्र बैठ जाओ। हम भी देख रहे हैं कौन कार्यकर्ता हमारी बात एक बार में ना माने, और जो हमारी आंखों में चढ़ जाए फिर देख लेना। ऐसे धमकी कोई नेता थोड़ा देता है। देखिए, 21 दिसंबर एक बड़ा दिन हमारे लिए, और आज तक 21 दिसंबर को किया गया कोई आंदोलन हमारे नहीं, कोई नहीं होगा। रिकॉर्ड आज तक 25 में आंदोलन को किए, देर भरी लगी हो, लेकिन हारे नहीं। एक अनुरोध, मीडिया के अलावा जो और साथी ना वो यहां से हटे। वो बहने बैठी हम उनको देख ही नहीं पा रहे। आप बैठ जाओ यार। मीडिया के अलावा कोई ना हो, बिल्कुल ना हो। ऐसा भी इधर भी नहीं देख रही है। देखो बहन बेटियां बैठी है। चौहान साहब आज आवाज में सब बहनों को ऐसे सुनना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो मैं एसएससी जीडी के सभी बच्चों का, अभ्यर्थियों का धन्यवाद करता हूं कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए आए। फिर मैं दिल्ली की पूरी टीम का, उन सारे साथियों का बिना नाम लिए जो मेरे आदेश के बाद उस दिन से आज तक मेहनत कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ के आंदोलन को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के लोग मुझे जानते हैं, प्रशासन के लोग। मैं चाहता तो इस भीड़ को वहां तक भी कर सकता था। ये बस मेरे एक स्टेटमेंट की देर थी, लेकिन मैंने सिर्फ दिल्ली के लोगों को इसलिए अपील की क्योंकि पूरे देश में जगह जगह पे इलेक्शन चल रहे हैं, कार्यकर्ता वहां भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद के साथ जो है ना, पिछली बार समय देके गया था कि सरकार जाग जाएगी, और सरकार को जागना भी पड़ेगा, ये भी सोचने की बात। अभी मुझे आप लोगों से बात करने जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि आजाद भारत में गुलामों जैसी स्थिति क्यों बनी। एक वो भारत था जब अंग्रेजों के गुलाम थे, तब हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार नहीं था, तब हमें अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार नहीं थे। ये आजाद भारत है। यहां षड्यंत्र से शिक्षा महंगी की गई। जहां शिक्षा महंगी है, मौत आसान है, सस्ती मौत। महंगी शिक्षा, सस्ती मौत। और नौकरी के लिए जो करना पड़ रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गजब की बात यह है कि अगर नौजवान अपनी मांग इस सरकार से नहीं रखेंगे तो क्या वो अपनी मांग रखने के लिए किसी दूसरी सरकार से मांग रखेंगे? क्या वो अमेरिका वालों से मांग करें अपने हक के, अपने अधिकारों की? क्या वो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वालों से बात करें? क्या वो श्रीलंका, नेपाल, चाइना के लोगों से बात करें?
ये सरकार आखिर नौजवानों की बात सुनना क्यों नहीं चाहती? उस नौजवान की बात जो नौजवान इस देश की रीढ़ है, जो नौजवान इस देश की रक्षा करता है सेवा के और खड़ा होकर जो अपने जान का बलिदान देता है, उस नौजवान को सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती? अगर उसका सबसे बड़ा कारण मुझे समझ आता है तो वो ये है कि सरकार नौजवानों को गुलाम समझती। सरकार हमें जातियों और धर्मों में बांट के राजनीतिक अपनी रोटियां सेकना चाहती है, लेकिन हमारे हक अधिकारों को देना नहीं चाहती। आप इलेक्शन का समय देखोगे, हर आदमी कहेगा 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख रोजगार दे देंगे, 10 लाख रोजगार दे देंगे। लेकिन आप नौजवान साथी हो तो सोचो, जब सरकारी डिपार्टमेंट ही रहेंगे तो रोजगार कहां से मिलेंगे सरकारी? जिस तरह से सरकार निजीकरण कर रही है, जिस तरह से सरकार सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रही है, आप सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हो, प्राइवेट के लिए लड़ रहे हो? हाथ उठा के बताना, दोनों हाथ उठा के बताओ कौन सी नौकरी के लिए लड़ रहे हो? सरकारी। लेकिन जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी भाई? सरकार अब बैंकों के पीछे पड़ी है, उससे पहले LIC के पीछे थी, एयर इंडिया के पीछे थी। सरकार एयरपोर्ट बेच रही है और तमाम तरह की चीजें सरकारी डिपार्टमेंट सरकार बेच रही है। आखिर सरकार को नौजवानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर सरकार नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहती है? आखिर सरकार जानबूझ के नौजवानों को कमजोर क्यों बना देना चाहती है? मैं रात में सुन रहा था और अब भी सुन रहा हूं, यहां जो बहनें बैठी है ना, किसका 3 महीने का बच्चा है, किसी का 13 महीने का बच्चा है, किसी के 3 साल का बच्चा है। अगर ये सरकार मजबूर, लाचार बहनों की, बेटियों की, युवाओं की आवाज नहीं सुनना चाहती तो ये सरकार है किसकी? जो युवाओं को नकार दे वो क्या युवाओं की सरकार हो सकती है? जो युवाओं को मरने पे, तड़पने पे, सड़कों पे पड़ने पे, भूखे प्यासे रहने पे मजबूर कर दे, क्या वो युवाओं की सरकार हो सकती है? जिस सरकार के इशारे पे पुलिस के लोग, RAF के लोग, जो और फोर्स के लोग हैं, बहनों के कपड़े फाड़े, उनको लाठियां मारे, उनको बेइज्जत करे, उनके हाथ तोड़ दे, वो सरकार बहनों की सरकार हो सकती है क्या? नहीं। जो सरकार बहनों से उनके तरक्की के रास्ते छीन ले, जो सरकार नौजवानों से देश की सेवा करने का अधिकार छीन ले, वो सरकार नौजवानों की, बहनों की सरकार हो सकती है क्या? जब ये सरकार नौजवानों की, बहनों की, किसानों की, मजदूरों की किसी की सुनवाई नहीं करना चाहते तो ये चंद पूंजीपतियों की सरकार ये समझ सकती है कि ज्यादा दिन टिकने वाली है क्या? जिस दिन नौजवान अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो गया उस दिन ये सरकार के लोग नाक रखेंगे। आपके सामने मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ये लोकतंत्र है, आंदोलन करने का, अपनी बात को कहने का, हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है। इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी, सरकार हमें मजबूर करेगी तो हमें आंदोलन को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमें सरकार को बताना पड़ेगा कि जो नौजवान देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे सकता है वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी सकता है और वो अपने हक अधिकार के लिए इस निकम्मी, झूठी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार को सबक भी सिखा सकता है। गृह मंत्री जी बताएं, क्या चुनाव जरूरी है या नौजवानों की मांग जरूरी है? नौजवानों की मांग। क्या चुनाव जरूरी है? यूपी में कह रहे हैं राशन बांट रहे हैं, यूपी के अलावा तो कई और जगह तुम्हारी सरकारें वहां क्यों नहीं बांट रहे हो? यूपी में इलेक्शन है, चुनाव में वोट खरीदने हैं, गरीबों को, बेबसों को कमजोर बनाना है, उनके हक अधिकार, वोट जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत, वो ठगनी है पैसे पे या उपहार देके या राशन पे, इसलिए आप वहां राशन बांट रहे हैं। आपको 11 महीने से सड़क पे लड़ते हुए बहने और भाई नहीं दिखाई दिया आपको?
क्या गृह मंत्री जी आपको इन बेबस बहनों की चीखें आवाजें नहीं जाती है? वो भी कहे बहने हमारे सामने गए कि परिवार के लोग भी टूटने लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि टूटो मत, किसानों से सीख लो। 750 किसान बलिदान हुए, हजारों लोगों ने जेल काटी और 1 साल से ज्यादा समय वो लड़ते रहे। बारिश आई, ठंड आई, धूप आई, तमाम तरह की परेशानियां, उनको अपराधी कहा गया, उनको नक्सली खालिस्तानी पता नहीं क्या कहा गया। उनका दोष ये था कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आपको भी अगर अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो विश्वास कीजिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, यहाँ लड़ाई तलवार और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। आज पुलिस आपको लाठी मारे, गोली मारे, आज आप पुलिस के जवाब नहीं देंगे, लेकिन सरकार को दिखा देंगे कि क्या तो वर्दी चाहिए या फिर अर्थी चाहिए। आज आपको ये भी देखना है कि जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई मुख्यमंत्री, आज वो ये भी बताएं कि वो बहनों के सम्मान में क्या कर रहे हैं। क्या वो 11 महीनों से सड़कों पर सख्ती हुई परेशान होती बहनों के दर्द को नहीं सुनना चाहते? यहाँ वर्दी पहने हमारे भाई भी लोग खड़े हैं। क्या अपने हक की मांग करना, अगर आपको जो लोग नौकरी में, सेवा में, फोर्स में, अगर आपकी 6 महीने की तनख्वाह रोक ली जाए और आपके बच्चे रोटी के लिए भूखे मरने लग जाए, उनकी पढ़ाई, उनकी फीस न जमा हो, उनके पास कपड़े न बचे, तो आप अपने हक अधिकार के लिए क्या करोगे? हर इलाज आपके पास, अगर आपको अपनी बहन की शादी करानी हो, सरकार आपको तनख्वाह के पैसे ना दे, आपको अपने बच्चे का इलाज कराना हो, अपनी माँ का इलाज कराना हो, अपने बूढ़े पिता को सर्दी में कपड़े लेके देने और आपको ये सरकार तनख्वाह न दे, तो क्या करोगे आप लोग? ये नौजवान क्लर्क की नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये अगर लड़ रहे हैं तो वर्दी के लिए लड़ रहे हैं, देश में बलिदान देने के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आज इनके बीच में इसलिए हूं क्योंकि मैं एक नौजवान हूं और मैं नौजवानों का दर्द समझता हूं, मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं। मैं पढ़ लिख के BA, MA, MBA, MCA करके, PhD करके सड़क पे घूमते बेरोजगार का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं बेरोजगार, मैं जानता हूं बेरोजगारी का दर्द क्या है। और इस महंगी शिक्षा में किस तरह हमारे माँ बाप, यहाँ जो बैठा है ना वो अमीर नहीं है, अगर अमीर होता तो वो इस क्लर्क की नौकरी के, इस कांस्टेबल की नौकरी के लिए सड़क पर नहीं होता। ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, ये वो लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं। 10% पूंजीपतियों ने देश पे कब्जा कर लिया, हम समझ भी नहीं पाए। ये देश जो है हर व्यक्ति कर्ज में डूब गया है, ये है हिंदुत्ववादी सरकार का हल। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग जो हैं मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, और कितने तथाकथित हिंदू है, ये भी आप अपने आप से सवाल पूछो। अगर ये सरकार हिंदुओं की शिष्टियां भी नहीं सुन रही, उनका दर्द भी नहीं सुन रही, तो क्या है हिंदुओं की सरकार है? ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की सरकार है, और इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। इनको अगर देश भी बेचना पड़ जाए तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैंने तो कल कहा, कल शाम मैंने लिखा कि नौजवान देश की रीढ़, सरकार को चाहिए कि नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें, रोजगार उत्पन्न करें, रोजगार तैयार करें और उड़ने का मौका दे, नौजवानों को खुलकर जीने का मौका दे, उनको अपने अवसर प्रदान करे कि वो आगे बढ़ के देश की तरक्की में योगदान करे, टैक्स दे। लेकिन आपने नौजवान को दिया क्या पिछले 7 साल में? बेरोजगारी, सुसाइड, लाठियां। जब हक के लिए लड़ना आता है तो लाठियों से पीटते हो, जूतों से पीटते हो। क्यों? ये किसी दूसरे देश के लोग हैं क्या? क्या ये आपके बच्चे नहीं है? और अगर अमीरों को गरीबों से इतनी नफरत है तो लिखो कि बहुत कम समय बचा है गरीबों के पास, आप गरीब हक की लड़ाई के लिए सारी लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब अमीरों को अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेने चाहिए। अब गरीब किसे रुकेगा नहीं, अब गरीब ज्यादा दिन मानेगा भी नहीं, क्योंकि
जाति अन्य अत्याचार की इंतहा हो जाती है तो फिर क्रांति जन्म लेती है। और आज इस धरती से क्रांति जन्म लेगी, जंतर मंतर की धरती से। और आप जानते हैं, मुझे गवाही नहीं देनी, ये देश बलिदान का देश है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भाई हैं, बच्चे हैं। युवा जाग चुका है। हम शहीद आजम उधम सिंह के बच्चे हैं। हम शहीद आजम सरदार करतार सिंह सराभा के बच्चे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम सरदार पटेल के बच्चे हैं। हम इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार छीनने नहीं देंगे सरकार को। सरकार सुन ले। मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि बात करो, गृह मंत्री क्या कहते हैं, वो नौजवानों को उनका हक देना चाहते नहीं देना चाहते, वरना फिर हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हमारी लड़ाई पुलिस फोर्स से दोबारा बता रहा हूं नहीं, प्रशासन के लोग लाठियां खूब बजाएं, लेकिन आज आर या पार आज फैसला होकर रहेगा कि नौजवानों को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुनिए, एक चीज और बता देते हैं, ये जानकारी बहुत जरूरी है आपके लिए। अब मुझे इसके लिए वहां जाना पड़ेगा कि मैं सबको देख लूं। देखो भाई, ये मेरी एक जानकारी है आप सब लोगों के लिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इससे आधे लोग भी तय करके, जैसे वो मोनू में रोहित है, अगर इनसे आधे लोग भी तय करके निकल जाए घर से बाहर, मैं कहता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, क्या वो इतने रहे होंगे? बताओ ईमानदारी से। इतने लोग हिम्मत हो गए देश में निकल जाए, तो मैं लिख कर देता हूं कि रोजगार मांगने वाले भी रोजगार देने वाले बन सकते हो आप। ये लोकतंत्र है ना, इसमें युवा की आबादी 60% है या नहीं है? अगर युवा मांगना बंद करके और देना शुरू कर दे तो बताओ कोई युवा बेरोजगार रहेगा क्या? अगर पहले सरकार बनवाने से ज्यादा बनाने पर ध्यान दे दे तो किसी बैंक में 11 महीने टिकना पड़ेगा क्या? बताओ। देखो, हम साफ कहें, हम सरकारी नौकरी की भूमिका समझते हैं। एक बच्चा वाली बहन हमारी सुन रही हो, हमारे पिताजी प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर है, रिटायर हुए। अगर वो सरकारी नौकरी ना पाए ना, तो हम 6 भाई बहन पढ़ना बने। उन्होंने हमें खूब अवसर दिया पढ़ने का, और आज अगर हम यहाँ बोल रहे हैं ना, तो इसमें पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान। एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार ने शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए। क्योंकि पता क्या था एजुकेशन को, जब आप शिक्षित हो जाते हो ना, फिर आप सही और गलत में फर्क महसूस करते हो। मैंने क्यों बुलवाया उस बहन को जो घंटा लेट रही है? हमें नहीं पता। इसका हम जब वहां गए तो हमने एक और बहन से पूछा, वो लिखी अपनी प्रोफाइल में बहुत बड़ी बड़ी बातें। हमने उससे पूछा कि अगर जो जहर तुम्हारे अंदर इस देश में तथाकथित राजनेताओं ने भर दिया है, बंटवारे का हिंदू मुसलमान का, उसके बाद अगर तुम्हें कोई मुसलमान मिल जाए तो तुम क्या करोगी? तो बोले कुछ नहीं करूंगी मैं। तो मैंने कहा, ये जो जहर भर रहे हैं इनसे पूछो, क्या एक जाति एक धर्म के लोगों का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में? बताओ। जब आजादी मिली तो क्या एक धर्म एक जाति के लोगों ने लड़ाई लड़ी? ईमानदार से बताओ। और अगर जानना हो ना इतिहास तो जाना वहां इंडिया गेट पे नाम पढ़ना शहीद शहादत देने वाले लोगों के। और अगर मन करे तो जाना बुलंदशहर, 100 से ज्यादा गुर्जर समाज के लोगों ने विजय कुमार पटेल जी के नेतृत्व में फांसी की सजा कबूल की। ये देश शामली से लेकर दिल्ली तक हर पेड़ पे मुसलमान इस अंग्रेजों ने लड़काया। इस देश की लड़ाई को लड़ने के लिए वो अपनी घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हमें बांटा किसने धर्म और जाति और मजहब में? बताओ, हम लोग किसने बांटा? ये उन सियासतदान उन लोगों ने बांटा जो चाहते हैं कि गरीब कभी सशक्त हो ही ना पाए, बहुजन समाज के लोग कभी इकट्ठा हो ही ना पाए, और इस देश से जातिवाद खत्म होकर भाईचारा बन ही ना पाए। जितने लोग यहाँ बैठे, क्या जाति में बच के बैठे हो या SSCGD के बच्चे बन के बैठे? बताओ।
जब जब तुम अधिकारों के लिए एक हो जाओगे, उस दिन ये धरती जो है ना कांप जाएगी, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। जब जब बट जाओगे तब तक सियासतदान लोग कामयाब हो जाएंगे, तुम लोग फेल हो जाओगे। बताओ 7 साल में कितने रोजगार मिले देश में? सच ये है, पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आ जाए पेपर नहीं आता। जब पेपर की डेट आए तो पेपर में देने के बाद पता लगे थोड़ी देर में कि पेपर लीक हो गया। जो लोग पेपर की रक्षा नहीं कर सकते, देश की रक्षा करेंगे? इतना बढ़िया इतिहास है। शिक्षा मंत्री पूछो, नौवीं फेल। गृह मंत्री पूछो, कड़ी बार। प्रधानमंत्री पूछो, डिग्री नहीं है। पूछो डिग्री क्या है, तो मैं प्रधानमंत्री पूछो कि आरटीआई में, तो आरटीआई का कानून ही बदल दिया। पूछो तुम्हारे साथ तो कोई स्टूडेंट रहा है जो तुम पढ़ रहे थे? नहीं। जहां से बताया कि मैं चाय बेचता था, वो स्टेशन ही नहीं बना था तब तक। कमाल की थोड़ी है, झूठ पे झूठ। बस एक बात कहते कि हिंदू खतरे में, लोग सतर्क हो जाते हिंदू खतरे में। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, कितने लोग खतरे में है? नौजवान खतरे में यार, नौजवान खतरे में, देश खतरे में। समझ रहे हो? जब हक की बात करोगे तभी तुम्हें बताएंगे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ। और जब कहो कि राम मंदिर बनाना है, मथुरा मंदिर बनाना है, तो कहेंगे हमारे लोग आओ फूल बरसाओ के ऊपर। जब हक की मांग करोगे तो बजाएंगे लाठी। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आप जाग जाओ। अगर आज दिन जागेंगे तो लूट जाएगा सब। एक बार पढ़ा करो यार। ये मेरे नौजवान साथियों, भाई पढ़ा करो। पढ़ के देखो कि हर एक पे कर्जा किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया भाई। ये चुनाव में 10,000 20,000 करोड़ रुपए लगाए, किसका पैसा है भाई? 20,000 बस, 2,000 बस लगाए, किसका पैसा है भाई? बजट समझते हो कैसे बनता है? बजट बनता है आपके टैक्स के पैसे। जो टैक्स आप देते हो ना, वो सारा टैक्स का पैसा जाता है गवर्नमेंट के खाते में, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है उससे बनता है बजट। और बजट का पैसा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगाते, अपने ऊपर लगाते। 10 लाख का कोट पहनते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के उसमें चलते हैं जहाज में। और तुम्हें कहते हैं कि हम फकीर हैं और दुनिया की कोई सुविधा उनके लिए कम नहीं है। ये नौजवान साथियों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहां से कितनी मेहनत से पढ़ा होगा, क्या क्या निशान होगा तुम्हारे लिए?